Good morning, everyone. Okay, so in the previous class, we have started with the new chapter that is mineral nutrition in plants. Specifically, कल हमने काफी सारे points mention किए हैं, ठीक है? Particularly minerals कौन से होंगे, माइक्रो एलिमेंट्स और मैक्रो एलिमेंट्स, ठीक है? फिर टोटल जैसे हमने बोला है कि नियरली 60 एलिमेंट्स होते हैं, बट 60 एलिमेंट्स में से 17 एलिमेंट्स जो है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है? एसेंशियल एलिमेंट्स हम लोग बोल सकते हैं. तो दोज आर असेंशियल एलिमेंट्स. पर्टिकुलरली फिर हमने कुछ मेथड्स देखे थे. मेथड्स के थ्रू हमें ये समझ में आया कि जो एलिमेंट्स है या फिर जो मिनरल्स है वो क्यों इंपॉर्टेंट है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए. क्योंकि अगर आप सॉइललेस कल्चर यूज करते हो तो सॉइललेस कल्चर में आप स्पेसिफिक अमाउंट में मिनरल्स जो है वो ऐड कर सकते हो एज पर रिक्वायरमेंट, कि वो प्लांट में कौन सा ज्यादा एलिमेंट जो है वो रिक्वायर्ड है. तो उसके बेसिस पे आप एलिमेंट्स जो है उसमें ऐड कर सकते हो. तो यहाँ पे आपको सॉइल की जरूरत नहीं है, सिर्फ वाटर और एलिमेंट्स लगने वाले हैं, दैट्स इट. और फिर भी जो प्लांट्स है वो बहुत अच्छे से ग्रो हो सकते हैं, ठीक है. तो हमने हाइड्रोफोनिक्स पढ़ा है, एरोपोनिक्स हमने देखा है और सैंड कल्चर देखा है. तो ये सारे जो पॉइंट्स है वो याद रखो. ये इंपॉर्टेंट मेथड्स है मिनरल न्यूट्रिशन को चेक करने के लिए कि प्लांट्स में कौन से मिनरल्स होने चाहिए, ठीक है. आज हमें सारे एलिमेंट्स के जो रोल है, फंक्शन है, वो पढ़ना है. ओके, 17 है, बट 17 में से हम लोग सिर्फ 13 एलिमेंट्स ही डिटेल है, ठीक है, जो भी स्पेसिफिकली माइक्रो और मैक्रो एलिमेंट्स दोनों से रिलेटेड है, ठीक है. तो एक एक करके मैं आपको सारी चीजें जो है वो बताते जाऊंगी, ठीक है. पहली चीज, वी नीड टू स्टडी मेजर रोल्स ऑफ न्यूट्रिएंट. मेजर रोल्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स या फिर जो एलिमेंट्स है उनकी मेन रोल क्या होंगे, ठीक है. पहला रोल होगा कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्लांट बॉडी. कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट बॉडी. कंस्ट्रक्शन का मतलब है कि यहाँ पे पर्टिकुलरली प्लांट बॉडी में जो प्लांट सेल्स है उनका प्रॉपर कंस्ट्रक्शन जो है ये सारे एलिमेंट्स कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल सेल वॉल एंड प्रोटोप्लाज्म, ठीक है. तो देर आर सम सर्टेन एलिमेंट्स सच एज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, मैग्नीशियम एंड आयन. ये सारे एलिमेंट्स है जो कि इंपॉर्टेंट प्ले रोल करने वाले इन कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल वॉल एंड प्रोटोप्लाज्म are required for construction of cell wall and protoplasm. ओके, सेल वॉल स्ट्रक्चर हमें ऑलरेडी पता है कि प्लांट्स में सेल वॉल होता है. तो सेल वॉल को बनाने के लिए ये सारे एलिमेंट्स जो है वो इम्पोर्टेंट है. एज वेल एज प्रोटोप्लाज्म अगर आपने लिखा है यहाँ पे, तो स्पेसिफिकली प्रोटोप्लाज्म में वी विल इंक्लूड ऑल द कंपोनेंट्स, दैट इज साइटोप्लाज्म, जितने भी ऑर्गेनल्स है, क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. तो इन सब का कंस्ट्रक्शन जो है ये सारे एलिमेंट्स करने वाले, ठीक है. अब प्रॉपर सेल हमें मिल रहा है, प्लांट सेल, दैट इज बिकॉज ऑफ मिनरल्स. अगर मिनरल्स की डिफिशियंसी हो जाती है ये वाले एलिमेंट्स की, तो प्रॉपर सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होगा, वो वीक सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाएगा. एंड अगर वीक सेल वॉल फॉर्म हो जाता है तो जो सेल वॉल का फंक्शन है दैट इज प्रोटेक्शन, दैट वोंट बी सीन, ठीक है. तो प्रोटेक्शन अगर चाहिए प्लांट सेल्स में तो सेल वॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसके कंस्ट्रक्शन में ये सारे एलिमेंट्स है. तो अगर क्वेश्चन में आता है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल वॉल, तो आपको ये सारे एलिमेंट्स याद रखने हैं. कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, मैग्नीशियम एंड आयन. ये सारे एलिमेंट्स
कंस्ट्रक्शन के लिए यूजफुल है। Therefore, such elements are said to be as framework elements or protoplasmic elements. Therefore, known as framework elements or protoplasmic elements. ठीक है, फ्रेमवर्क का मतलब है कि पूरा सेल फॉर्म करना, उसका पूरा स्ट्रक्चर डिजाइन करना, तो वो डिजाइन करने के लिए, उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए ये सारे एलिमेंट्स लगेंगे। Therefore, it is said to be as framework or protoplasmic elements. ठीक है, तो ये पहला इंपॉर्टेंट मेजर प्रॉपर्टी है एलिमेंट्स के। ठीक है, सेकंड है मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, अभी हमने जस्ट लास्ट चैप्टर में ही ऑस्मोसिस पढ़ा है, ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल पढ़ा है। ठीक है, सेल में ना एक्सेसिव वाटर होना चाहिए, ना एक्सेसिव एलिमेंट्स होनी चाहिए या फिर सब्सटेंसेस होनी चाहिए, क्योंकि अगर ज्यादा वाटर रहेगा तो सेल स्वेल हो जाता है, एंड अगर कम पानी है, ज्यादा न्यूट्रिएंट्स है, तो द सेल इज गोइंग टू श्रिंक। तो हमें श्रिंकेज और स्वेलिंग ये मेथड्स सेल में नहीं होनी चाहिए, के स्पेसिफिक टाइम पे ही होते हैं, बट अगर आप नॉर्मल सेल को कंसीडर कर रहे हो, प्लांट सेल को, तो इट शुड बी बैलेंस्ड। ठीक है, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर एंड स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, आइसोटोनिक कंडीशन शुड बी देयर इन द सेल। ठीक है, तो वो मेंटेनेंस के लिए कुछ और एलिमेंट्स होते हैं, और वो एलिमेंट्स ही है जो कि स्पेसिफिकली दे आर गोइंग टू मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सेल। Okay, so various elements present in the cell sap. Okay, or cell liquid in organic or inorganic form maintain osmotic pressure. ठीक है, ऑर्गेनिक फॉर्म क्या होंगे? शुगर मॉलिक्यूल्स, सेल्स में शुगर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। और इनऑर्गेनिक कौन से? ये सारे एलिमेंट्स हैं। तो ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स को बैलेंस करने का काम जो है वो काफी सारे एलिमेंट्स का होगा, जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ठीक है, अगेन ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, ये सारे एलिमेंट्स जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर करते हैं। इन शॉर्ट जो 17 एलिमेंट्स हमने लिखे हैं वो सारे ही एलिमेंट्स ऑस्मोटिक प्रेशर बैलेंस करेंगे, माइक्रो एलिमेंट्स एज वेल एज मैक्रो एलिमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट, मेंटेनेंस ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। मेंटेनेंस ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन परमेबल होता है, सेमी परमेबल होता है कि सिलेक्टिवली परमेबल होता है, या दोनों होता है? यस, हमने ऑलरेडी ये पढ़ा है, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमेबल, सेमी परमेबल और बोथ। यस, इट इज गोइंग टू बी बोथ, क्योंकि हमने क्या बोला था पर्टिकुलरली कि सेमी परमेबल हम लोग कब बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को? जब वो सॉल्वेंट को एंटर करवा रहा है, वाटर मॉलिक्यूल्स को एंटर करवा रहा है। एंड जब हम लोग सिलेक्टिवली परमेबल बोल रहे हैं तब उसमें सॉल्वेंट भी रहेगा और सॉल्यूट पार्टिकल्स भी होते हैं। ठीक है, तो स्पेसिफिकली सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी जो है वो भी मेंटेन होनी चाहिए, क्योंकि अगर सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी मेंटेन नहीं होती है तो कोई भी हार्मफुल पार्टिकल सेल्स में एंटर हो सकते हैं, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन ये है कि इट इज गोइंग टू सिलेक्ट स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स टू मूव इनसाइड द सेल। तो अगर वो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स ही नहीं आ रहे, कुछ दूसरे हार्मफुल पार्टिकल्स अगर अंदर रीच हो जाएंगे,
तो जो भी रिएक्शन सेल के अंदर चल रही है वो स्टॉप हो जाएगी। इनहिबिटर स्पेसिफिकली, हार्मफुल पार्टिकल्स मतलब इनहिबिटर्स विच विल इनहिबिट द रिएक्शन, तो वो ना हो इसलिए ये एलिमेंट्स जो है वो परमेबिलिटी मेंटेन करते हैं। ओके, इट इज ऑलवेज गोइंग टू चेक वेदर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेमी परमेबल और सिलेक्टिवली परमेबल। ठीक है, ठीक है। तो इसमें कुछ स्पेसिफिक ही एलिमेंट्स है, जैसे कैल्शियम, पोटेशियम एंड सोडियम। Okay, all these elements maintain permeability of cell membrane. Permeability of cell membrane. ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखो, क्योंकि ये सिर्फ तीन ही एलिमेंट्स है और इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि परमेबिलिटी कौन से एलिमेंट्स मेंटेन रखते हैं। तो दैट इज कैल्शियम, पोटेशियम एंड सोडियम। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। विल सी मोर मेजर रोल्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड फिर उसके बाद हम लोग एक एक करके सारे एलिमेंट्स के बारे में देखने वाले डिटेल में, फंक्शन और उसकी डेफिशिएंसी दोनों भी। हाँ, यस, दिस इज के प्लस पोटेशियम। ओके, के प्लस। ओके, नेक्स्ट थर्ड फोर्थ वन। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी, नेक्स्ट इज पीएच मेंटेनेंस। पीएच मेंटेनेंस ऑफ सेल सैप। ओके, अभी फॉर एग्जांपल अभी हमें से बोला है कि सेल में वाटर भी रहता है और न्यूट्रिएंट्स भी अवेलेबल होंगे। सो व्हेन वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स बोथ आर प्रेजेंट, द मेंटेनेंस ऑफ पीएच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पीएच की वजह से ही जो प्लांट्स में एंजाइम्स है, बायोमोलिक्यूल्स है, वो एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, तो रैंडमली कोई भी पीएच यहाँ पे होना नहीं चाहिए, देयर शुड बी स्पेसिफिक पीएच। तो ये पीएच मेंटेन करने के लिए देयर आर सम एनायन एंड कैटायंस। ओके, फॉर एग्जांपल Cl माइनस, दैट इज क्लोरीन एंड सोडियम। ठीक है, तो क्लोरीन नेगेटिवली चार्ज्ड है और सोडियम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो ये कैटायंस और एनायंस जो है स्पेसिफिकली दे आर गोइंग टू बी प्रेजेंट इन सच अ मैनर कि उनका पीएच मेंटेन, ठीक है, न्यूट्रल पीएच। न्यूट्रल पीएच शुड बी मेंटेन इन द सेल, प्लांट सेल स्पेसिफिकली। So this is very, very important. Okay, so different cations and anions in the cell sap maintain the pH. Okay, mostly neutral pH. Okay, ना ज्यादा नेगेटिवली चार्ज होने चाहिए, ना ज्यादा पॉजिटिवली हो जाने चाहिए, क्योंकि अगर पॉजिटिव ज्यादा रहेंगे तो एसिडिक हो जाएगा, एक्सेसिव। एंड अगर नेगेटिवली चार्ज आयंस होंगे तो इट विल फॉर्म बेसिक पीएच। ठीक है, तो हमें मेंटेन करना है, इट इज गोइंग टू बी न्यूट्रल। ओके, देन catalysis of biochemical reactions. Once the ions or the elements enter into the cell, they are responsible to show specific reactions that are going to take place inside the cell. तो सेल के अंदर बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि रिएक्शंस करते हैं। फॉर एग्जांपल एंजाइम, तो एंजाइम के प्रेजेंस में रिएक्शंस जो है वो चलेंगे सेल के अंदर। तो वो एंजाइम्स को एक्टिवेट करने के लिए कुछ एलिमेंट्स जो है वो आउटसाइड द सेल टू इनसाइड द सेल एंटर हो सकते हैं, एंड दे कैन शो सेवरल मेटाबॉलिक रिएक्शंस।
ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल्स या फिर फॉर्मेशन ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, ये सारी चीजें जो है वो बायोकेमिकल रिएक्शंस के बेसिस पे हो रहा है, ठीक है, और वी कैन से मेटाबॉलिक रिएक्शन, ये कंफ्यूजन ना हो इसलिए मेटाबॉलिक रिएक्शंस लिखो या फिर बायोकेमिकल रिएक्शन लिखो, इट इज वन इन द सेम। तो ये रिएक्शंस करने के लिए देयर आर सेवरल मॉलिक्यूल्स सच एज आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, okay, then zinc, कॉपर एंड क्लोरीन, ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स हैं जो कि रिएक्शंस कर सकते हैं इनसाइड द सेल या फिर रिएक्शन को एक्टिवेट कर सकते हैं। बेस्ट प्रॉपर अगर आप वर्ड यूज वहां पे करो तो दैट इज एक्टिवेशन ऑफ रिएक्शन। तो ये सारे एलिमेंट्स करते हैं। जब हम लोग फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का चैप्टर पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि ये एलिमेंट्स कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं। बहुत ही ज्यादा कॉमनली यूज्ड जो एलिमेंट होता है दैट इज मैग्नीशियम। मैग्नीशियम सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है फॉर शोइंग रिएक्शंस। फोटोसिंथेसिस में भी काफी बार इसका यूज हुआ है और रेस्पिरेशन में तो सबसे ज्यादा होता है इसका, ठीक है। उस टाइम में मैं आपको बताऊंगी कि मैग्नीशियम कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है। बट फॉर नाउ जस्ट रिमेंबर दीज आर इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस। और ये सारे आपको एलिमेंट्स के नाम याद रखने हैं कि कौन से एलिमेंट्स बायोकेमिकल रिएक्शंस दिखा रहे हैं। ओके, देन टॉक्सिक इफेक्ट। मैम यस, मैम ये फिफ्थ वाला एक बार रिपीट कीजिए ना। हाँ ओके। फिफ्थ में मैंने आपको क्या बोला है कि ऐसे कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि सेल के अंदर मूव होंगे, ठीक है, एंड जैसे ही वो सेल के अंदर मूव होते हैं दे आर इन्वॉल्व इन शोइंग केमिकल रिएक्शंस या फिर मेटाबॉलिक रिएक्शंस। तो जैसे मैंने आपको बोला है कि सेल्स के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, तो वो एंजाइम्स जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं हमेशा, उसको एक्टिवेट करना पड़ता है। तो एक्टिवेट करने के लिए ये सारे जो एलिमेंट्स है उनको बाइंड करते हैं एंड दे विल स्टार्ट द रिएक्शन। तो कौन से एलिमेंट्स है? आयरन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, मैंगनीज है, जिंक, कॉपर एंड क्लोरीन। ये सारे एलिमेंट्स रिएक्शन की स्पीड फॉर्म करते हैं या फिर स्पीड अप करते हैं, इंक्रीज करते हैं उसकी एक्टिविटी, ठीक है। तो कैटालिसिस ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन मींस showing some specific reactions by activating enzymes, क्योंकि एंजाइम्स एक्टिवेट होंगे तभी रिएक्शन जो वो फॉर्म हो सकता है, ठीक है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट टॉक्सिक इफेक्ट। कुछ ऐसे एलिमेंट्स है अगर ज्यादा क्वांटिटी में एंटर हो जाते हैं सेल के अंदर, इनसाइड द सेल स्पेसिफिकली, तो वो कुछ हार्मफुल इफेक्ट या फिर इनहिबिटरी इफेक्ट जो है वो फॉर्म कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल कॉपर एंड वन मोर मॉलिक्यूल इज देयर दैट इज AS। ओके, तो ये AS और कॉपर मॉलिक्यूल जो है वो जनरली स्पेसिफिकली इट इज इन्वॉल्व इन कॉजिंग टॉक्सिक substances or toxic inhibition in case of reactions, ठीक है। AS that is arsenic element and copper causes harmful effect by stopping the reaction. Okay, in short they're acting as inhibitors. वो रिएक्शन को स्टॉप करेंगे। कुछ एलिमेंट्स है जो कि रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, अभी जैसे मैंने ऊपर कॉपर लिखा है, बट कॉपर की क्वांटिटी है वो लिमिटेड होनी चाहिए। अगर ज्यादा एक्सेसिव कॉपर मॉलिक्यूल ज्यादा हो गए तो इट इज गोइंग टू एंटर इनसाइड द सेल और वो रिएक्शन स्टॉप कर देंगे। हाँ, आर्सेनिक इज नॉन एसेंशियल, आर्सेनिक को हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। बट आर्सेनिक ऐसे एक ऐसा एलिमेंट है कि अगर बाय मिस्टेकली अगर वो सेल के अंदर आ भी जाता है तो वो रिएक्शन स्टॉप करेगा, वो इनहिबिटरी के जैसे रिएक्ट करता है, ठीक है। तो ये याद रखो। तो देयर शुड बी अ प्रॉपर अमाउंट ऑफ कॉपर इन द सेल, अगर उससे ज्यादा हो गया तो कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, ठीक है।
तो ये भी जो पार्ट है वो आपको याद रखना है, एएस एंड कॉपर। ठीक है, तो दीज आर ऑल रिएक्शंस, ऑल टाइप ऑफ मेथड्स जो कि एलिमेंट्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, बेसिक आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि मेजर रोल एलिमेंट्स क्या क्या कर रहे हैं। बट नाउ वी आर गोइंग टू सी ईच एंड एवरी एलिमेंट इन डिटेल। सारे एलिमेंट्स हम लोग डिटेल में देखने वाले, पूरे 17 नहीं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला है, पूरे 17 हम लोग नहीं देखने वाले, सिर्फ 13 ही देखने वाले। आपके टेक्स्ट बुक में और कम दिया है, बट मैंने नियरली 13 एलिमेंट्स जो है वो आपके लिए निकाल के रखे, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, विल सी ऑल द एलिमेंट्स इन डिटेल। नहीं, नॉन एसेंशियल वाले हमें डिस्कस करने हैं, हमें सिर्फ एसेंशियल वाले ही डिस्कस करने हैं। ठीक है, ये नॉन एसेंशियल वाला जो आर्सेनिक जो है वो मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि वो एक टाइप का एलिमेंट है जो कि गलती से सेल के अंदर आ सकता है और वो इनिबिशन कर सकता है। तो नॉन एसेंशियल हमें नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ एसेंशियल एलिमेंट्स ही पढ़ने हैं। ठीक है, यस। तो सबसे ओके ओके, एक मिनट, एक, हाँ ये लो, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। इसके पहले भी जो दूसरे बैच के अगर इनके स्टूडेंट्स होंगे, तो दूसरे बैच में भी मैंने बताया था कि जो एलिमेंट्स के बारे में हम लोग लिखने वाले, उसका फंक्शन और डिफिशियंसी, आप उसको टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, मैं आपको बता दूंगी कैसे लिखना है। तो अभी सिखाते टाइम पे मैं टेबल नहीं ड्रॉ कर रही हूँ, क्योंकि टेबल ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है मुझे इस पे। आप लोग बुक में जब लिखोगे तो टेबल के फॉर्म में लिखना। ठीक है, कैसे लिखना है आपको, पहला जो कॉलम होगा दैट विल बी ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, थर्ड सेकेंड वाला जो कॉलम होगा दैट विल बी ऑफ फॉर्म्स। ठीक है, क्या फॉर्म्स होते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, फिर फंक्शन एंड लास्ट में डिफिशियंसी। ठीक है, इस टाइप का टेबल आपको ड्रॉ करना है। ओके, ये टेबल ड्रॉ करने का रीजन ये है कि आपको जब आप रिवीजन करोगे, अभी भी और बाद में 12th में जाने के बाद, आपका जब एक्चुअल जब नीट की एग्जाम रहेगी, तो ये टेबल देख के ही आप लर्न कर सकते हो, क्योंकि फिर आपको हर एक चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। टेबल ही अगर आपने देख ले तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें जो है वो इसी में खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो 4 कॉलम बनाने, और वो 4 कॉलम्स में आपको सारे एलिमेंट्स के बारे में लिखना है। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट लेके रखो, या फिर आपके नोटबुक में रफली आप सिर्फ ड्रॉ करके रखो, बाद में फिर आप फेयरली लिख सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट इज नाइट्रोजन। ठीक है, अभी नाइट्रोजन, सपोज नाइट्रोजन पहला एलिमेंट है, तो अब टेबल में पहला जो एलिमेंट है वो नाइट्रोजन लिखोगे। ठीक है, नाइट्रोजन जो है वो डायरेक्टली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन प्लांट एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उसके कुछ फॉर्म्स एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, दैट इज नाइट्राइट, नाइट्रेट एंड अमोनियम। ठीक है, इसमें नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स है, तो ये नाइट्रोजन के फॉर्म्स हो गए, नाइट्रोजन के स्पेसिफिक फॉर्म्स है, क्योंकि प्लांट्स नाइट्रोजन डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकता फ्रॉम एयर। ठीक है, उसको इनडायरेक्टली नाइट्रोजन जो है वो दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ सम बैक्टीरियाज, या फिर आप यूरिया प्रोवाइड कर सकते हो प्लांट को, जिसके थ्रू नाइट्रोजन पास ऑन हो सकता है। ठीक है, तो सारे एलिमेंट्स जो है वो कुछ स्पेसिफिक फॉर्म्स में एंटर होते हैं प्लांट में, डायरेक्टली नहीं। ठीक है, फिर फंक्शन हम लोग देखेंगे और उसकी डिफरेंशिएशन क्या है वो भी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, सो फर्स्ट इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन मैक्रो एलिमेंट है या फिर माइक्रो एलिमेंट है, छोटा एलिमेंट है या फिर ज्यादा क्वांटिटी में लगता है प्लांट को? यस, यस, इट इज मैक्रो एलिमेंट, यस, लार्ज एलिमेंट। तो स्पेसिफिकली अगर 17 एलिमेंट्स में से अगर आप देखो, तो 17 एलिमेंट्स में से जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है दैट इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बगैर प्लांट ग्रो नहीं हो सकता, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, एक तो उसमें काफी सारे कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, नाइट्रोजन नहीं रहेंगे तो हम लोग डिफिशियंसी देखने वाले हैं। ठीक है, इफ नाइट्रोजन इज नॉट एब्सेंट। ओके, so nitrogen is required in large quantity first of all. Okay, especially in growing plants.
और ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट। इन शॉर्ट जो यंग प्लांट्स है, ठीक है, वो यंग प्लांट्स को नाइट्रोजन की जो इम्पोर्टेंट एम आई ऑडिबल? आपको सुनाई दे रहा है सबको? यस यस मैम। ओके Yes, ओके ma'am. ओके, ठीक है। आपने नहीं लिखा होगा तो मैं आपको वापस लिखा के देती हूँ नाइट्रोजन वाला पार्ट। यस, सो स्पेसिफिकली एज आई मेंशन, हाँ स्टार्टिंग से मैं लिखा के दे रही हूँ, आपको सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। हाँ, तो नाइट्रोजन में जैसे हमने बोला है कि इट इज रिक्वायर्ड इन लार्जर क्वांटिटी, in growing parts of the plant. ठीक है, नेक्स्ट स्पेसिफिकली जैसे मेंशन किया है मैंने कि नाइट्रोजन जो है वो डायरेक्टली प्लांट्स एक्सेप्ट नहीं कर सकते, उसके कुछ फॉर्म्स होते हैं एंड उसी फॉर्म के बेसिस पे दे कैन एक्सेप्ट नाइट्रोजन। ठीक है, सो दे आर एब्सॉर्ब्ड इन suitable forms. Okay, that is for example nitrite, NO2 minus, nitrate, NO3 minus, and ammonium, that is NH4. ठीक है, ये सारे सुटेबल फॉर्म्स है नाइट्रोजन के। तो ये जो है जैसे मैंने आपको बोला है कि कुछ बैक्टीरिया है, राइजोबियम होता है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है प्लांट्स में, उसका मैकेनिज्म हम लोग इस चैप्टर में देखने वाला है। ठीक है, तो प्लांट्स जो है वो डायरेक्टली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एक्सेप्ट नहीं कर सकते और इसलिए उनको दूसरे सोर्सेस की जरूरत होती है। तो दूसरी सोर्स क्या होगी? एक तो आप बैक्टीरिया यूज करो या फिर यूरिया यू कैन यूज। ठीक है, देयर इज अ कंपोनेंट कॉल्ड यूरिया। कस्टमर्स जो है या फिर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में यूरिया यूज किया जाता है। इट इज अ व्हाइटिश कंपाउंड। ठीक है, व्हाइटिश कलर का पाउडर होता है। अगर वो पाउडर आप प्लांट में डाल देते हो
तो वो एक नाइट्रोजन के फॉर्म के जैसे यूज होता है, क्योंकि यूरिया जो है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अमोनिया, जैसे आप उसको प्लांट में डालते हो वैसे। ठीक है, तो एक तो यूरिया यूज करो या फिर बैक्टीरिया। बैक्टीरिया तो अपने आप फॉर्म हो जाते हैं, उसके लिए अलग से कोई प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट, इफ यू टॉक अबाउट इट्स फंक्शन, तो इसका मेजर फंक्शन ये है, इट इज इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, vitamins एंड अदर एलिमेंट्स। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होगा? इट इज द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, क्योंकि वो प्रोटीन फॉर्मेशन करेगा। न्यूक्लिक एसिड, इट कैन बी डीएनए और आरएनए, vitamins है एंड अदर एलिमेंट्स। अदर एलिमेंट्स मतलब कि पर्टिकुलरली नाइट्रोजन को छोड़ के दूसरे एलिमेंट्स जो है वो सेल के अंदर आ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, उसी के बेसिस पे बाकी के एलिमेंट्स जो है वो धीरे धीरे करके सेल के अंदर आ सकते हैं। ठीक है, तो द मेजर फंक्शन ऑफ नाइट्रोजन इज इट इज इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, vitamins एंड अदर एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इफ यू टॉक अबाउट दिस डिफिशियंसी, ठीक है, डिफिशियंसी का मतलब है इफ देयर इज लो अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन और लेस नाइट्रोजन इज देयर। ओके, तो स्पेसिफिकली अगर उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है या फिर इफ गलती से नाइट्रोजन अवेलेबल नहीं है, तो पहली डिफिशियंसी है दैट यू कैन सी इज क्लोरोसिस। हाँ, नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब है कि नाइट्रोजन जो है प्लांट में फिक्स हो जाता है। फिक्स हो जाता है मींस इट एंटर्स इनटू द प्लांट सेल। तो प्लांट सेल में नाइट्रोजन एंटर होने के लिए एक तो आप यूरिया यूज कर सकते हो या फिर आप बायोलॉजिकल मेथड यूज कर सकते हो बाय यूजिंग बैक्टीरियाज, राइजोबियम। ठीक है, ओके। अगर स्पेसिफिकली नाइट्रोजन का अमाउंट कम हो जाता है प्लांट में, तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं प्लांट में? तो पहली चीज है क्लोरोसिस। क्लोरोसिस का मतलब है देयर इज लॉस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट। नहीं, okay, so deficiency includes chlorosis. Loss of chlorophyll pigment. Okay, due to which leaves will become yellow in color. Okay, leaves will show yellowing.
ठीक है, अगर लीव्स येलो हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली फोटोसिंथेसिस कैन नॉट टेक प्लेस, एंड इफ फोटोसिंथेसिस कैन नॉट टेक प्लेस, फूड फॉर्मेशन इज नॉट गोइंग टू बी सीन। ठीक है, तो क्लोरोसिस ये मेजर डिफिशियंसी है अगर नाइट्रोजन कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है तो। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो लॉस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट इज नथिंग बट क्लोरोसिस। Okay, second deficiency is stunted growth, or it is also said to be as short growth or dwarfism. Yes, ठीक है, dwarfism means short growth. प्लांट की जो एक्चुअल ग्रोथ होनी चाहिए वो ग्रोथ वहां पे आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, इफ द प्लांट इज ग्रोइंग फास्टली, अगर नॉर्मली उसके पास नाइट्रोजन अगर है तो उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी से होगी। ठीक है, बट अगर नाइट्रोजन ही नहीं है और अगर वो यंग प्लांट है तो वो कभी अच्छे से ग्रो नहीं होगा, उसकी ग्रोथ जो है वो शॉर्ट रहेगी। तो ड्वार्फिज्म मींस शॉर्ट ग्रोथ। ओके, स्टंटेड ग्रोथ बोलो, शॉर्ट ग्रोथ बोलो, या फिर ड्वार्फिज्म बोलो। ठीक है, ड्वार्फिज्म एनिमल्स में भी होता है और प्लांट्स में भी होता है। तो प्लांट्स में क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ डिफिशियंसी ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स लाइक नाइट्रोजन। ओके, देन inhibition of cell division takes place. अब हमें पता है कि सेल डिवीजन जो है वो ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। तो अगर सेल डिवीजन ही नहीं हो रहा है, सेल्स ही फॉर्म नहीं हो रहे, तो द प्लांट कैन नॉट ग्रो। ठीक है, तो ये भी एक मेजर डिफिशियंसी है नाइट्रोजन के एब्सेंस की वजह से। ओके, देन लेट फ्लावरिंग टेक्स प्लेस। सारे प्लांट्स का एक स्पेसिफिक पीरियड होता है और उसी पीरियड में फ्लावरिंग टेक्स प्लेस। तो अगर वो पीरियड में फ्लावरिंग नहीं हो रहा है, दूसरे पीरियड में फ्लावरिंग हो रहा है, तो कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हो सकते हैं। क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं? जो एम्ब्रियो फॉर्म होगा वो एबनॉर्मल फॉर्म होता है। ठीक है, तो इसलिए जो फ्लावरिंग पीरियड है उसी में फ्लावर फॉर्म होनी चाहिए। बट अगर नाइट्रोजन कम है उस प्लांट में तो फ्लावरिंग टेक्स प्लेस ईदर वेरी लेट और इट इज बीन निग्लेक्टेड, या फिर वो कभी फॉर्म ही नहीं होगा उस प्लांट में। ठीक है, तो एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होगा, एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होगा तो नए प्लांट्स नहीं बनेंगे और उनका पॉपुलेशन ग्रो नहीं होगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन। पर्पल coloration of shoot axis. ठीक है, अगर आप स्टेम्प देखो ये वाले प्लांट्स के, तो ये सारे स्टेम्स ब्रांचेस जो है वो थोड़े से पर्पलिश कलर के हो जाते हैं ड्यू टू लैक ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट। तो क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं है तो दूसरे कुछ पिगमेंट्स जो है वो एक्टिवेट होते हैं, और वो एक्टिवेट होने की वजह से वहां का जो कलर है इट बिकम्स लिटिल बिट डार्किश वायलेट इन कलर और पर्पलिश इन कलर। ठीक है, स्टेम्स का पार्ट, स्टेम है, ब्रांचेस है, तो वो सारे जो है वो थोड़े से सबको पर्पल कलर की दिखाई देंगे। तो दैट मीन्स वहां पे नाइट्रोजन कम हो गया है। ओके, दैट इज एन इंडिकेशन ऑफ डिफिशियंसी ऑफ नाइट्रोजन। तो काफी रेयरली ये वाला मेथड आपको दिखाई देता है, कुछ कुछ प्लांट्स में दिखाई देता है, सारे प्लांट्स में नहीं। दिस इज अ वेरी रेयर डिफिशियंसी दैट कैन बी फाइंड इन प्लांट्स। और लास्ट है wrinkling of seeds. wrinkling of seeds मतलब आपको ये से श्रिंक्ड सीड्स दिखाई देंगे, हेल्दी सीड्स नहीं होंगे, वो अनहेल्दी सीड्स होंगे। तो wrinkling of seeds और unhealthy seeds are formed. आप अगर उसको सॉइल में भी डालो तो वो जल्दी ग्रो नहीं होगा प्लांट में, उसको बहुत टाइम लगेगा या फिर वो ग्रो ही नहीं होगा। ठीक है, द सीड इज बीन डैमेज्ड। wrinkles means it is going to have wrinkle effect on the seed. आपको सीड का जो शेप है वो थोड़ा सा अलग दिखाई देगा, wrinkles आपको उसमें दिखाई देंगे। ठीक है, तो दैट इज नथिंग बट अनहेल्दी सीड्स। हाँ हाँ, प्लांट्स जो है, हाइयर प्लांट्स जो इनकी डिफिशियंसी है, स्पेशली एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स के लिए, टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स के लिए नहीं, एंजियोस्पर्म्स के लिए स्पेसिफिकली।
Okay, so this is the deficiency of nitrogen. ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो. We'll see the next element, that is phosphorus. नाइट्रोजन के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, that is phosphorus. नहीं, टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स में वैस्कुलर टिश्यूज इनकम्प्लीट होते हैं, तो उसमें ये वाले जो फंक्शंस है वो मोस्ट प्रोबेबली नहीं होंगे. जिम्नोस्पर्म्स में हो सकता है बट टेरिडोफाइट्स में नहीं, क्योंकि टेरिडोफाइट्स आर लोअर प्लांट्स. तो लोअर प्लांट्स में ये सारे कॉम्प्लिकेशंस जनरली आपको दूसरे दिखाई देंगे. ठीक है, ये नहीं. वी आर मोस्टली कंसिडरिंग एंजियोस्पर्म, जिसमें फ्लावरिंग होता है, जिसमें सीड फॉर्मेशन होता है ना, वैसे टाइप के. टेरिडोफाइट्स में सीड फॉर्मेशन नहीं होता है ना. तो देयरफॉर वी आर कंसीडरिंग ओनली एंजियोस्पर्म्स, और स्पेसिफिकली कुछ ही जिम्नोस्पर्म्स में होगा. ओके, सेकंड इज फॉस्फोरस. ओके, थर्ड वन इज पोटेशियम, and fourth one is calcium. फॉस्फोरस जो है ज्यादा क्वांटिटी में आपको यंग टिश्यूज में ही लगेंगे. जब प्लांट ओल्ड हो जाता है या फिर मैच्योर हो जाता है, तो तब बहुत कम क्वांटिटी आपको फॉस्फोरस की लगेगी. तो मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ फॉस्फोरस इज सीन इन यंग टिश्यूज ऑफ द प्लांट. ठीक है, फिर ये भी कुछ स्पेसिफिक फॉर्म्स में होता है, दैट इज फॉस्फोरिक एसिड के फॉर्म में होगा या फिर हाइड्रोजन फॉस्फेट की फॉर्म में होगा. ओके, एब्सॉर्ब्ड इन suitable form like phosphoric acid, that is H2PO4 minus, or hydrogen phosphate. ठीक है, क्योंकि फॉस्फोरस भी डायरेक्टली प्लांट एब्सॉर्ब नहीं करता है, वो भी कुछ फॉर्म के बेसिस पे होता है. एक तो फॉस्फोरिक एसिड के फॉर्म में या फिर हाइड्रोजन फॉस्फेट के फॉर्म में. ठीक है, देन इट्स फंक्शन. इसका फंक्शन भी प्रोटीन के जैसे ही है, सिमिलर ही है. तो इसमें फंक्शन जो है स्पेसिफिकली सेल मेम्ब्रेन कॉन्स्टिट्यूशन में हेल्प करता है, सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन स्पेसिफिकली. ठीक है, उस फॉर्मेट में. तो फंक्शन यहाँ पे है सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, न्यूक्लिक एसिड फॉर्मेशन अगेन, प्रोटीन्स एक्सेट्रा फॉर्मेशन. ठीक है, एंड स्पेसिफिकली इट इज इन्वॉल्व इन फॉस्फोराइलेशन रिएक्शंस. काफी सारे फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एटीपी टू एडीपी या फिर एडीपी टू एटीपी, हम लोग जैसे नॉर्मली रिएक्शंस में लिखते हैं. ओके, सपोज इफ वी टॉक अबाउट एडीपी, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, उसमें अगर आपने एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड कर दिया तो इट विल बिकम एटीपी. तो ये क्या होगा, ये फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन है, एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप. ओके, तो दैट इज आल्सो वन ऑफ द फंक्शन ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन. एंड अगर मैं डीफॉस्फोराइलेशन बोल रही हूँ तो दैट मीन्स इसका उल्टा हो जाएगा, एटीपी विल बी स्प्लिट इनटू एडीपी प्लस पीआई. तो ये डीफॉस्फोराइलेशन हो गया, उसमें से हमने एक फॉस्फेट ग्रुप निकाल दिया है, इसलिए वो एडीपी बन गया. ठीक है, बट स्पेसिफिकली फॉस्फोरस है, फॉस्फेट ग्रुप अगर ऐड हो रहा है तो दैट रिएक्शन इज सेड टू बी एज फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन.
जो कि हम लोग फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में देखने वाले हैं डिटेल में। ठीक है, देन इट्स डेफिशिएंसी। अगर फास्फोरस नहीं रहा तो क्या क्या डेफिशिएंसी हो सकती है? ठीक है, पहली चीज, देयर इज डिले इन सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेट नहीं होगा यहाँ पे, इवन इफ आप उसको सॉइल में डाल दो, सॉइल में डालने के बाद भी वो सीड प्लांट में जर्मिनेट नहीं होगा, क्योंकि उसमें फास्फोरस की डिफिशियंसी है। ठीक है, अगेन इवन दिस इज इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ स्टंटेड ग्रोथ। ठीक है, हाँ, डीले मतलब लेट, यस। एक तो सीड जर्मिनेशन डीले हो जाएगा, लेट हो जाएगा, या फिर पूरी तरह से वो प्लांट में कन्वर्ट ही नहीं होगा। ठीक है, डिले इन सीड जर्मिनेशन, स्टंटेड ग्रोथ, ओके, पर्पल और रेड पैचेस ऑन लीफ। ठीक है, फाइको इरिथ्रिन पिगमेंट होता है, तो वो फाइको इरिथ्रिन पिगमेंट जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, और उसकी वजह से क्या होगा, लीफ के ऊपर ऐसे स्पॉट्स आपको दिखाई देंगे। तो वो स्पॉट्स जो है वो पर्पलिश या फिर रेड कलर के पैचेस आपको दिखेगा, पूरा लीफ ग्रीन रहेगा, और कुछ कुछ साइड्स में आपको ये पैचेस दिखाई देंगे, रेडिश टू वॉयलेट कलर पैचेस। ठीक है, देन प्री मैच्योर फॉल ऑफ लीफ, प्री मैच्योर फॉल ऑफ लीफ। ठीक है, लीफ फॉर्म हो जाता है ना, अपने आप गिर जाता है, दैट मीन्स द लीफ इज वेरी वीक। हेल्दी लीव्स जो है वो जल्दी फॉल नहीं होते, ओल्ड लीव्स फॉल होते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे क्या होगा, एक तो सीड जर्मिनेशन अगर लेट हो जाता है, प्लांट भी लेट फॉर्म होगा, और उसमें जो यंग लीव्स फॉर्म होते हैं दे आर गोइंग टू बी वेरी वीक, एबनॉर्मल उनकी ग्रोथ हो जाती है, और इसलिए वहां पे प्री मैच्योर लीफ फॉल होगा। ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड इवन देर इज प्री मैच्योर फ्लावर फॉर्म। ठीक है, फ्लावर फॉर्मेशन होता है, तुरंत वो गिर जाता है, तो फ्लावर भी जो है वो काफी अनहेल्दी होगा या फिर वीक होगा। लीफ एंड फ्लावर बड। नहीं, नॉन फॉस्फोराइलेशन में फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो जाता है। डीफॉस्फोराइलेशन जो प्रोसेस होती है ना, उसमें फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो जाता है, एटीपी में से एक फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो जाएगा, तो इट विल बिकम एडीपी। तो वो कब होता है, जब एनर्जी यूज होता है तब, है ना। तो व्हेन एनर्जी इज इन प्रोसेस और इट इज बीन यूज्ड, उस टाइम पे एक फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो जाता है, तो दैट इज डीफॉस्फोराइलेशन। ओके, ये कुछ डेफिशिएंसीज है फॉस्फोरस के। डिले इन सीड जर्मिनेशन, stunted growth, purple red patches on leaf, and premature fall of leaf as well as flower bud. नहीं, ये प्रोसेस जो है पर्टिकुलरली फोस्फो इसमें फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं, फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस एंड डीफॉस्फोराइलेशन प्रोसेस। तो डीफॉस्फोराइलेशन प्रोसेस क्यों होती है, एनर्जी जब यूज होती है तब। तो जब एनर्जी यूज हो रही है तब एक फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो जाएगा ना, एटीपी में से एक, तो एडीपी हो जाता है, फिर वहां पे दूसरा कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा, दूसरा एलिमेंट नहीं होता है। ठीक है, क्लियर? ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। विल सी द नेक्स्ट, दैट इज पोटेशियम। पोटेशियम का इंपॉर्टेंस मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में होता है, जो कि डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, है ना। हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ऑलरेडी इसमें पढ़ा है, इसमें मॉर्फोलॉजी के चैप्टर में, मॉर्फोलॉजी में भी और एनाटॉमी में भी।
तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो है ये डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, तो उसमें ये पोटेशियम जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा. सो दे आर प्रेजेंट इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. Okay, of buds, leaves and roots. ठीक है, स्टेम के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में नहीं, सिर्फ फ्लावर बड में, लीव्स में और रूट्स में. एंड इट इज एब्सॉर्ब in the form of K plus ions, that is potassium ions. अगर अपने नीचे का डेफिशिएंसी लिख लिया होगा तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ, सो दैट आई कैन राइट डाउन, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो पहले. ओके, कमिंग टू द फंक्शन नाउ. पोटेशियम का फंक्शन क्या होता है? पोटेशियम का फंक्शन क्या होगा? इट इज इन्वॉल्व्ड इन एनायन एंड कैटायन बैलेंस. क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो वो नेगेटिवली चार्ज आयन के साथ रिएक्शन करेगा और सेल में पर्टिकुलरली पीएच मेंटेनेंस करता है. ठीक है, तो एनायन एंड कैटायन बैलेंस विल बी शोन बाय पोटेशियम. सेकंड, इट इज इन्वॉल्व इन क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा. हमने के प्लस ट्रांसपोर्ट में या फिर पर्टिकुलरली हमने स्टोमेटा के टाइम पे थ्योरी पढ़ा था, मैलेट और के प्लस आयन ट्रांसपोर्ट मेथड और ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ मेथड. तो उसमें हमने पोटेशियम यूज किया था. तो पोटेशियम का मेन इंपॉर्टेंस जो है वो क्लोजिंग एंड ओपनिंग में ही इंपॉर्टेंट होने वाला है. ठीक है, क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, ये उसका मेजर फंक्शन है और इसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो दिया है. ठीक है, मैलेट मतलब मैलिक एसिड. मैलिक एसिड और पोटेशियम ये दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कर सकते हैं. ठीक है, इट इज अ सॉल्ट. ठीक है, तो ये एक मेजर फंक्शन है. इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा गया है, बहुत पहले पूछा गया था, आई थिंक सो 2017 का जो पेपर था उसमें पूछा गया था कि पर्टिकुलरली पोटेशियम का फंक्शन क्या है. दैट इज क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा. ओके, हाँ 2017 के आसपास का पेपर. ठीक है, मैलिक एसिड का फॉर्मूला है C6H6O5, C4H6O5 मैलिक एसिड का. ठीक है, नेक्स्ट, पोटेशियम इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम. रिएक्शन के टाइम पे ये एंजाइम को एक्टिवेट कर सकता है, काफी सारे एंजाइम्स को. एंड इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन मेंटेनेंस ऑफ टर्जिडिटी, टर्जिडिटी ऑफ सेल. ठीक है, मतलब सेल को श्रिंक होने नहीं देता है, सेल को अच्छे से वो टर्जिड रखेगा, सेल में हाइड्रेशन मेंटेन करता है. ओके, देयरफॉर दिस इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ पोटेशियम. ठीक है, तो ये फंक्शंस हो गए. नेक्स्ट है डिफिशियंसी. डिफिशियंसी ऑफ पोटेशियम क्या हो सकता है? डिफिशियंसी, एनायन कैटायन बैलेंस नहीं होगा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में कॉम्प्लिकेशंस आएंगे,
एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम नहीं होगा और टर्जिडिटी मेंटेन नहीं होगी। ठीक है, तो ये तो कॉमन डेफिशिएंसी है, बट इनको छोड़ के स्पेसिफिकली यू विल सी क्लोरोसिस इन इंटरवेन्स। पूरा लीफ येलो नहीं होगा, लीफ में जो वेन्स होते हैं, ठीक है, वो वेन्स येलो कलर के हो जाएंगे, है ना। अगर आप लीफ को देखो, देयर इज अ मिडिल वेन और ये प्राइमरी सेकेंडरी वेन्स होते हैं। तो ये जो वेन्स है, दिस विल बिकम येलो, वेन्स बिकम येलो, पूरा लीफ येलो नहीं रहेगा। और ये जो यहाँ के जो पैचेस होंगे दैट विल बी ग्रीन इन कलर। तो क्लोरोसिस इन इंटरवेन्स मींस ओनली वेन्स आर गोइंग टू बी येलो इन कलर, और बाकी का जो लीफ वाला पार्ट होता है इट इज गोइंग टू बी ग्रीन इन कलर। ठीक है, ये डिफरेंस है। हाँ, एनपीके इज अ फर्टिलाइजर, यस। बहुत कॉमनली अवेलेबल होता है, काफी बार फार्मर्स जो है या फिर इवन घर पे भी अगर आप प्लांट में आपको अगर डालना है तो एनपीके मिलता है, तो एनपीके डायरेक्टली डाल दो, दैट इज नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, क्योंकि ये तीनों भी बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है। ठीक है, सेकेंड इज लॉस ऑफ अपाइकल डोमिनेंस। ठीक है, अपाइकल मेरिस्टेम जो होता है, अपाइकल मेरिस्टेम में पोटेशियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिसकी वजह से प्लांट ग्रो होता है। तो अगर पोटेशियम कम है तो अपाइकल डोमिनेंस कम हो जाएगा, मतलब अपाइकल मेरिस्टेम जो है वो अच्छे से एक्टिवेट नहीं होंगे, क्योंकि हमने क्या बोला है कि इट इज प्रेजेंट इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो है वो टिप ऑफ द प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, टिप ऑफ द शूट, टिप ऑफ द ब्रांचेस, टिप ऑफ द रूट्स। तो अगर वहां पे ही पोटेशियम नहीं है तो प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी। ओके, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देयर इज शॉर्टर इंटरनोड्स। नोड्स नोड्स के बीच में जो इंटरनोड होता है वो बहुत शॉर्ट रहेगा, एंड देयरफॉर इट लीड्स टू स्टंटेड ग्रोथ, स्टंटेड ग्रोथ, शॉर्ट हाइट। क्योंकि अपाइकल डोमिनेंस ही नहीं है तो ऑब्वियसली ग्रोथ नहीं होगा, इसलिए स्टंटेड ग्रोथ हमने लिखा है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कैल्शियम देखेंगे, मैग्नीशियम देखने वाले, सल्फर है और बहुत सारे एलिमेंट्स है, और एक साइकिल हमें देखना है दैट इज नाइट्रोजन साइकिल एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। तो मंडे को हम लोग कवर अप कर लेंगे ये चैप्टर। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बोला है टेबल बना के रखो। टेबल में अभी हमने 3 एलिमेंट्स लिखे हैं, तो ये 3 एलिमेंट्स आप टेबल के फॉर्म में लिख सकते हो। हाँ, टेस्ट में ह्यूमन फिजियोलॉजी पूरा रहेगा, पूरे 7 चैप्टर्स आपको रहेंगे टेस्ट में। Okay, so we'll stop here. We'll continue on Monday with the same part.